हाँ जी। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसको देखिएगा कि ये है कि जैसे मान लीजिए हमको मालूम था कि डी बाई डी एक्स जो हम डिफरेंशियल कैलकुलेट करते थे एक्स की पावर एन का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये होता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इंटीग्रेशन करने लगूं एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन की जगह हमें एन एक्स एन माइनस वन नहीं रखना चाहिए था? नहीं, वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम एन एक्स की पावर एन माइनस वन भी रखेंगे ना तो भी क्या आएगा। मैं देखिए क्या देखना चाह रहा हूँ कि अगर x की पावर n का डिफरेंशियल है तो वो ये है और इंटीग्रल है तो वो ये है। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने ये कहा कि अगर मैं x की पावर n प्लस वन का, देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, अगर मैं ये करता हूँ, अगर मैं ये करता हूँ तो क्या आएगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। अब ये देखिएगा यहाँ पर है x की पावर n प्लस वन, तो ये तो मेरे पास x की पावर में है ना, तो ये वाला x की पावर n प्लस वन ये तो मेरे पास वेरिएबल वाला टर्म हो गया, और अपॉन में n प्लस वन दिस विल बी अ कांस्टेंट। मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ, इंटीग्रल नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया अपॉन n प्लस वन, ये तो एज इट इज। और जब x की पावर n प्लस वन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, n plus 1 into x की पावर n, तो n plus 1 कैंसिल हो जाएगा। x की पावर n प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल, क्या आ गया x की पावर n। ये बता दीजिए ये चीज क्लियर है? यस सर। ये चीज क्लियर है? अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डिफरेंशियल करेंगे तो x की पावर n आएगा। इसका मतलब x की पावर n का इंटीग्रल करेंगे तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब वही कहानी है कि अगर nx की पावर n माइनस वन है, अगर मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो आप देखना इंटीग्रेशन में x की पावर n। सर एक बार और समझा दीजिए। दोबारा देखिएगा कि हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, बेसिकली बस सिंपल फॉर्मूला कि अगर x की पावर n का मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, अगर इसका आप डिफरेंशियल करेंगे ना तो x की पावर n आना चाहिए। तो मैंने वही कहा सर जब हम एन एक्स एन माइनस वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे एक्स एन लाने के लिए? अभी ला रहा हूँ, बस एक मिनट रुक जाइए। देखिए ईशान, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मैं डी बाई डी एक्स करूंगा अगर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का, तो ये जो वन अपॉन n प्लस वन है ये तो कांस्टेंट है, तो वन अपॉन n प्लस वन को तो अलग रख दिया आपने, और x की पावर n प्लस वन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, तो और n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया x की पावर n। ठीक है, यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डिफरेंशियल करूंगा तो x की पावर n आएगा। इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये टर्म आ जाएगी x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब अगर मुझे देखा मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये आ गया n x की पावर n माइनस वन, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो देखिए इंटीग्रेशन n x की पावर n माइनस वन dx, इंटीग्रेशन में भी वही डिफरेंशिएशन वाला रूल यूज होता है क्या कि ये जो n है ये कांस्टेंट है तो इसको बिल्कुल अलग कर दो, इंटीग्रेशन से अलग निकाल लो, n अलग हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस वन dx। फॉर्मूला क्या था, x की पावर n का क्या होता है, जो पावर में है उसमें वन ऐड करो, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हो जाएगा n तो बाहर है, ये हो गया बेटा x की पावर n माइनस वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन प्लस सी है ये, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यहाँ क्या बचा केवल n, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा मेरे पास x की पावर n प्लस सी। बताइए समझ गए?
सर तो फिर हम इस फॉर्मूले में डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे कि डी बाई डी एक्स की देखो इंटीग्रेशन ये ना मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, ये मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ। रिलेशन ये है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल लूं तो जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी उसका अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो वो ओरिजिनल वही फंक्शन आ जाएगा जिसका मैंने डिफरेंशियल लिया था। ठीक है, तो वही चीज है कि मैंने x की पावर n का डिफरेंशियल करा तो nx की पावर n माइनस वन आ गया, और nx की पावर n माइनस वन का इंटीग्रल करा तो वापस x की पावर n आ गया। बस ये सिंपल सी चीज है, और याद रखने के लिए बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, बताइए। सर मतलब फिर हम वैसे भी नहीं लिख सकते थे कैसे बताओ? कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन, कुछ ऐसे। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n अगर मैं करूंगा ना तो वो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ही आएगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n माइनस वन dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस c। क्यों? क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशियल करा तो ये आ गया, और इसका इंटीग्रल करा तो वापस x की पावर n ही आएगा। हाँ सर, तो हाँ हमने जी प्रूफ भी करके देख लिया। सर। ठीक है, हाँ ओके ओके सर। चलिए जी, अब इसके बाद जो है इसके बाद हम क्वेश्चंस इसके स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले दो तीन फॉर्मूले और देख लीजिए, बस ये मिटा रहा हूँ। सर ये जो पेज 289 पे चीजें बता रखी हैं ये भी बता दीजिए। कौन सा पेज? 289। 289 पर बता रहा हूँ। देखिए पेज नंबर 289 पर इन्होंने क्या बताया है। ये वही चीज बता रखी है बेटा, देखो सबसे पहले इन्होंने ये दे रखा है कि f प्लस सी, ये वही चीज बता रखी है इन्होंने कि किसी भी अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ। सर बोली टेबल जो नीचे दे रखी है, टेबल 7.1। बताता हूँ तो। हाँ, ये जो टेबल दे रखी है ना, टेबल में इन्होंने बताया है कि सिंबल, ऑब्लिक टर्म्स, ऑब्लिक फ्रेजेस, मीनिंग। तो इन्होंने ये दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, पेज नंबर 289 पर गिवन है कि अगर मैं ऐसे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे क्या? इसका मीनिंग है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फंक्शन एफ है, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो समझ गए। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने डीएक्स लिखा है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, फिर इन्होंने ये कहा कि एफ एक्स इन, ये जो एफ एक्स है इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो जिसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं एफ एक्स। क्या है यहाँ पर? एफ एक्स इज इंटीग्रैंड। जिसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं जिस फंक्शन का, दैट फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रैंड। समझ गए? जैसे किसी भी फंक्शन को जिसको हम डिवाइड करते हैं तो दैट इज नोन एज डिविडेंड, तो जिसका इंटीग्रल निकालते हैं दैट इज नोन एज इंटीग्रैंड। क्लियर? यस सर। उसके बाद है x इन fx dx, x इन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। इसमें x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा बेटा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल का मतलब क्या?
कि कौन सी चीज है जो चेंज हो रही है, मतलब मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब हम ये करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3t, है ना, तो यहाँ पर t कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन मैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो x वाली जितनी भी टर्म्स हैं दे आर ट्रीटेड एज वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पर है वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ इसको x को बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए? यस सर। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा इंटीग्रेट, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट का मतलब है फाइंड द इंटीग्रल, कि मतलब जो फंक्शन दे रखा है मुझे उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ये फोर्थ पॉइंट का मतलब है। बेटा सभी बच्चों को समझ में आ गया ना मैं कौन सी टेबल की बात कर रहा हूँ अभी? यस सर। यस। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट पर इन्होंने दे रखा है कि एन इंटीग्रल ऑफ एफ, एन इंटीग्रल ऑफ एफ, एन इंटीग्रल ऑफ एफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर एक छोटा फंक्शन है ना, अगर छोटे फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो उसको मैं कैपिटल एफ डैश एक्स बोलूंगा, ऐसे कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या हो गया कि हमने कहा एन इंटीग्रल ऑफ एफ, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन एफ है, अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूंगा, अगर इसका इंटीग्रल निकाल कर मेरे पास एफ एक्स आ जाए, अगर इसका इंटीग्रेशन करके मेरे पास कैपिटल एफ एक्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वापस एफ एक्स आ जाएगा। यस सर। ये चीज है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, अगर अगर हम दोबारा बताता हूँ ध्यान से समझो, हमने कहा कि इंटीग्रल का डिफरेंस, बेटा आवाज ना कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रही तो, कि अगर कोई मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स, अगर मैं इसका इंटीग्रल कर रहा हूँ तो इंटीग्रल करके एक नया फंक्शन आ गया, उस नए फंक्शन को मैंने बोल दिया कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस कैपिटल एफ एक्स का मैं डी बाई डी एक्स लूंगा, मतलब अगर इस कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो कैपिटल एफ डैश एक्स आ जाएगा। समझ गए? बताइए समझ गए? यस सर। सर बट अगर फिर ये इंटीग्रल ऑफ एफ है तो फिर ये सिर्फ कैपिटल एफ एक्स नहीं होना चाहिए था? इन्होंने ये बोला एन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ, एन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ, उसको डिफाइन करा है, उसको डिफाइन इस तरह से करा है कि जो स्मॉल एफ एक्स है ना, हाँ इनको बताना चाहिए था पहले कि कैपिटल एफ एक्स क्या है, वो इन्होंने इसमें बताया नहीं है कि कैपिटल एफ एक्स क्या है। इन्होंने फंक्शन कैपिटल एफ को डिफाइन करा। अब फंक्शन कैपिटल एफ, ये देखिएगा ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर एक लाइन, यस सर। अब फंक्शन कैपिटल एफ, कैपिटल एफ का मतलब क्या है? कैपिटल एफ एक्स, ठीक। तो एन इंटीग्रल ऑफ एफ, एन इंटीग्रल ऑफ एफ क्या हो गया? एन इंटीग्रल ऑफ एफ हो गया अ फंक्शन कैपिटल एफ, तो सही लिखा है इन्होंने, अ फंक्शन कैपिटल एफ सच दैट कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ एफ विल बी अ फंक्शन कैपिटल एफ सच दैट कि उसका डिफरेंशियल एफ एक्स के बराबर होगा, और ये क्या है? ये एफ एक्स का इंटीग्रल है, मतलब एन इंटीग्रल ऑफ एफ इज नोन एज कैपिटल एफ। समझ गए? यस सर। ओजस, ईशान, क्लियर है? यस सर। यस सर। अनिकेत, यस सर। तुम्हें क्लियर है सब कुछ? हाँ सर। अच्छा चलिए जी, 5 पॉइंट तो ये हो गए। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है?
द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, तो इसमें कुछ है ही नहीं। और अगला पॉइंट सर है ये इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है ना? हाँ, सर कुछ नहीं डाउट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो है एनी रियल नंबर कैपिटल सी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? ये कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, जो अलग अलग वैल्यूज आती हैं उनको कंपेंसेट करने के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करा जाता है। बताइए बेटा, ये क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अब देखिएगा फटाफट से कुछ एक फॉर्मूले और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको मालूम है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा? tan x प्लस c। ठीक है, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो जाएगा tan x। अगला देखिएगा, अगला cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cot x, और प्लस c। ये तो हमको हर एक में करना ही है, ये तो हर एक में करना ही है प्लस c। शिवांगी आवाज आ रही है मेरी? अगला देखिएगा, ऐसे ही जैसे मेरे को मालूम है कि sec x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sec x। अगला सर देखिएगा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते थे क्या, कि मतलब उल्टा करने पे वो चीज नहीं आ पाती थी? मतलब tan x या cot x वाले मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हम टीचर ने कुछ डिस्कस किए थे नहीं एक्सेप्शन कि कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ उसके पॉसिबल नहीं होते हैं। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। एक एक्सेप्शन है वो अभी बताऊंगा, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है उस एक एक्सेप्शन के अलावा, अभी बताऊंगा। अगला देखिएगा, मैंने बोला कॉसेक। हाँ जी बताइए। सर ऐसा कोई रूल है क्या कि पहले हमें मतलब जैसे इसमें cos x स्क्वायर x dx में माइनस cot x प्लस c लिखना है, c माइनस cot x लिख सकते हैं ना? हाँ, सी माइनस कॉट एक्स भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। जैसे cosec x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec x cot x, तो इसी तरह से cosec x cot x का क्या हो जाएगा? माइनस का cosec x प्लस c। ठीक है, अब सारे के सारे इसी तरीके से होते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये आ जाए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी तरह से cos इनवर्स x, इसी तरह से tan इनवर्स x, सबका उल्टा होता है। जैसे tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? उसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स x। इसी तरह से अगला देखिएगा, अगला एक मैं जानता हूं कि e की पावर x। सर एक चीज, जैसे ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और उसमें भी है क्या कहते हैं साइन में भी, और कॉस का साइन हमें कैसे पता कि साइन एक्स का करना है माइनस कॉस एक्स प्लस सी करना है? देखो, अगर मान लीजिए मेरे को ये दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो मैं उसको कर दूंगा साइन इनवर्स x। और अगर मुझे दे रखा है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर एनसीईआरटी में दोनों को पॉजिटिव रख के एक में साइन इनवर्स एक्स लिख रखा है और एक में माइनस कॉस एक्स प्लस सी दे रखा है। अभी बता रहा हूँ। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये ऐसा हो गया ना, यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस सी ये है, तो माइनस साइन यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से माइनस हटा कर यहाँ लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो लेकिन सर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में अब जैसे दे रखा हो साइन ना मेंशन हो, तो हम साइन एक्स लेके चलें कि माइनस कॉस एक्स? वो जैसा क्वेश्चन की डिमांड हो। कई बार क्वेश्चन में जरूरत होती है कि cos इनवर्स और आगे x की जगह कोई टर्म दे रखी है मुझे cos 2 थीटा, तो अगर cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो मैं cos इनवर्स वाला लेकर चलूंगा।
ठीक है। और अगर बाई चांस x, ये जरूरी थोड़ी है एग्जैक्टली x दे रखा हो, मान लो यहाँ पर मुझे ये दे रखा हो कि 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब वेरिएबल क्या है मेरे पास, अब वेरिएबल मेरे पास थीटा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डी थीटा लिख दिया, dx ना लिखकर। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, अब अगर मैं इसको ये लिख दूं कि माइनस कॉस इनवर्स और x लिख दोगे ना यहाँ, माइनस कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये तो बेवकूफी होगी। ये हमें खुद समझना है कि अब यहाँ पर साइन 2 थीटा है, तो इट्स बेटर कि मैं माइनस कॉस इनवर्स ना लिखूं, मैं प्लस साइन इनवर्स लिखूं। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इससे साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2 थीटा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। वो सर एक्चुअली वीडियो पॉज हो गई तो मैंने कुछ समझ नहीं आया मुझे। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये देखो कि 1/√1 माइनस x स्क्वायर सर अभी भी पॉज ही है, बट अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी भी पॉज हो रखी है। आप कंटिन्यू कर लो, फिर मैं देख लूंगी। और ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लेना, वीडियो देख लेना, नहीं तो बाद में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी एक एक्सेप्शन की बात करने वाला था, तो वो देखिएगा, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। हमने ये बोला कि एक फॉर्मूला हमने बताया था इंटीग्रेशन का, कि सर इंटीग्रेशन ये ऑफ, सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। हाँ बेटा सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और मैं आज आपको ना फॉर्मूलों की एक शीट भी व्हाट्सएप करूंगा। मैंने एक फॉर्मूलों की शीट बना रखी कोई है, इजी तरीका नहीं है फॉर्मूलों का। मैंने फॉर्मूलों की एक शीट बना रखी है। आवाज नहीं है मेरे को, अनिकेत दोबारा बताओ। सर कोई इजी तरीका नहीं है ऐसे, मतलब याद करने के अलावा कुछ वो तो। एक इजी तरीका है कि बस सुबह उठकर 2-3 दिन तक लगातार सर रट्टा लगा लो, और फिर उसके बाद चौथे दिन से तुम्हें अपने आप ही सब याद होंगे, तुम्हें पेपर उठाने की जरूरत नहीं याद पड़ेगी। होगा तो मैं भूल गया फिर से। देखो करना तो पढ़ पड़ेगा लिया ही, था, करना तो इंटीग्रल्स पड़ेगा खत्म ही, तो कर दिया। प्रैक्टिस से ही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। तो ये चैप्टर कर लिया मैंने। कर लिया, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब जरा देखो, मैं इसमें ये समझाना चाह रहा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने बताया इंटीग्रेशन का, वो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये होता है फॉर्मूला। तो अगर मान लीजिए मुझे दे रखा है x स्क्वायर, है ना, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया x³ अपॉन 3 प्लस c। अब अगर आपने सिर्फ फॉर्मूले याद कर रखे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आप ये स्टेप करोगे, और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप x स्क्वायर देखते ही सीधा लिख दोगे x³ अपॉन 3। इसको फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करके आपको क्या समझ में आया कि आप न्यूमरेटर में एक ऐड कर दोगे, और डिनोमिनेटर में जो भी यहाँ टर्म आएगी इसकी पावर में, वो डिनोमिनेटर में एज लिख दोगे। तो x स्क्वायर मतलब x की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। x की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल x की पावर 5 अपॉन 5। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो एकदम से दिमाग में आता है कि मैं इसको लिख दूंगा x की पावर -1 dx, और ये क्या हो जाएगा, x की, जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो x की पावर -1+1 अपॉन -1+1 प्लस c। तो ये तो हो गया x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, और डिनोमिनेटर में हो गया 0, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड में आप c ऐड कर दोगे या कुछ भी ऐड कर दोगे, नॉट डिफाइंड ही रहता है। तो ये चीज जो है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये वाला फॉर्मूला 1/x के केस में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये फॉर्मूला गलत है। यहाँ पर हमें यही एक एक्सेप्शन आपको बताना था कि अगर कभी भी 1/x आ जाए, 1/x स्क्वायर आ जाए, तो यही फॉर्मूला चलेगा, 1/x³ आ जाए तो भी यही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली अगर 1/x आएगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको याद रखना है कि मैं dy/dx डिफरेंशियल की बात करता हूँ, मैं log log x जब मैं लेता था तो 1/x होता था, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा, log x प्लस c।
तो 1/x का अगर इंटीग्रल करने के लिए आए तो फिर ये x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब आप सीधे सीधे लिख देंगे इट विल बी इक्वल टू log x प्लस c। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में मैं एक चीज और समझाता हूँ कि यहाँ पर जो हम करते थे इसमें डिफरेंशिएशन में हम एक चेन रूल यूज करते थे, तो यहाँ पर भी चेन रूल होगा लेकिन सिर्फ एक बार यूज करेंगे, उसको 2 बार यूज नहीं करेंगे। बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर जैसे ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से, देखिए जी इसमें ये है कि अगर मान लीजिए मैंने ये बोला कि जैसे sin 2x होता था, sin 2x और sin 2x का मुझे डिफरेंशियल कैलकुलेट करना होता था, मतलब d by dx ऑफ sin 2x। अगर ये हम करते थे d by dx ऑफ sin 2x, अगर ये हम करते थे तो इसमें क्या होता हो जाता था कि sin का डिफरेंशियल क्या होता था cos। ठीक, तो मैं क्या करता था यहाँ पर लिख देता था cos 2x, और फिर मैं क्या करता था, चेन रूल ये कहता था कि जैसे 2x है, हम 2x को फिर से डिफरेंशिएट करते थे और डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। हम ये तो करते थे d by dx ऑफ 2x, है ना। यस सर। ये मेरे पास हो जाता था 2 cos 2x, याद है सभी को? ऐसे ही करते थे डिफरेंशिएशन में। अब इंटीग्रेशन में सुनिए, इंटीग्रेशन में एक थोड़ी सी स्पेशल कहानी है, वो देखिए। अगर मान लीजिए मेरे से बोला जाए कि आप इंटीग्रेट करिए किसको, sin 2x को, ठीक है, कर देंगे इंटीग्रेट। भाई साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस सी। मतलब इस चीज को याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पर क्या था कि साइन को डिफरेंशिएट करा और फिर जो 2x है 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 2x है 2x को हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। जब यहाँ पर हमने एक बार साइन को डिफरेंशिएट करा फिर 2x को डिफरेंशिएट करा, तो इस तरह से यहाँ पर साइन को इंटीग्रेट करेंगे फिर 2x को इंटीग्रेट करेंगे। तो याद रखिए ये स्पेशल केस है कि हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर 2x को इंटीग्रेट नहीं करना होता, हमें 2x को डिफरेंशिएट ही करना होता है, लेकिन यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हमें डिवाइड करना होता है। मेरी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी सबको। यस सर। तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का इंटीग्रल क्या हो गया, 2x का डिफरेंशियल हो गया 2, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया प्लस c। क्लियर है शिवांगी, संजना? यस सर। ठीक है, और एक तो ये चीज बतानी थी। चलिए अब यस मैं सर। ठीक है बेटा, अब मैं इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चंस देखिएगा, और इसके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की मैं आज आपको एक शीट भेज दूंगा, तो वो आप अपनी नोटबुक में एक जगह नोट कर लेना सारे फॉर्मूले। जैसे कि 12-13 फॉर्मूले हैं बस। पेज नंबर 295 पर मुझे दे रखा है यही फर्स्ट एग्जांपल, ये दे रखा है cos 2x का। खैर मैं दोबारा से करता हूँ। पेज नंबर 295 पर देखिएगा, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इन्होंने बोला है कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता कि आप इंस्पेक्शन से करिए। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, तो आप इंस्पेक्ट करके बता रहे हो या आप फॉर्मूला कर लगा कर बता रहे हो, ये
जब आप सॉल्व करोगे तो वहां किसी को ऐसे ये चीज दिखाई नहीं देगी, तो आपको क्या करना है, आप तो सीधा फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए इसका। ठीक है, इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आप इसको, ये डेरिवेटिव किसका होगा उस अंदाजे से आप इसका इंटीग्रल बताइए। तो देखो जैसे ये फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है cos 2x। अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी बताइए सर मैं फंक्शन हो गया है। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। देखिए जैसे cos 2x है, तो cos 2x में आपको करना क्या है, आप तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा कर करो, लेकिन वो अगर इंस्पेक्शन बोलते हैं तो इंस्पेक्शन में आपको एक चीज लिखकर दिखा देनी होगी। सीधे सीधे ये बोलिएगा कि ये cos 2x किसका डिफरेंशियल रहा होगा। तो यहाँ पर बस एक लाइन, we have to look out for a function whose differential is cos 2x। मेरे को एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका कि डिफरेंशियल cos 2x हो। ठीक है, मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशियल cos 2x हो। अब उसको ढूंढने में टाइम तो खराब नहीं करोगे, आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए, वैसे तो कभी ये क्वेश्चन आता ही नहीं है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, लेकिन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, आप रफ में इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन निकालो। रफ में करिएगा इसका, आप ये करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। मुझे मालूम है कि cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, sin 2x और फिर 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे, यानी कि sin 2x अपॉन 2 प्लस c। तो आपको ये समझ में आ गया कि cos 2x का इंटीग्रल ये होगा। ठीक है, ये आपने रफ में कर लिया। उसके बाद आप दिखाओगे, मैंने तो ये इंस्पेक्शन से पता करा है। क्या दिखाना है, we have to look out for a function whose differential is cos 2x। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली, ये चीज आप रफ में कर चुके हो सॉल्व, आप लिखेंगे dy dx ऑफ sin 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये आप करके दिखा देना बस। इसमें कांस्टेंट है 1/2 एज इट इज। sin 2x का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos 2x, और फिर 2x का फर्दर क्या हो जाएगा डिफरेंशियल 2x। तो सॉरी 2, तो 2 से 2 कर दिया, तो ये बेसिकली मेरे पास cos 2x आ गया। तो हमने कहा कि हाँ, हमने ना इंस्पेक्शन से ये पता लगा लिया कि sin 2x अपॉन 2 ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल cos 2x आएगा। तो इससे मैं ये कहूंगा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x या एंटी डेरिवेटिव, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x is sin 2x upon 2 plus c। sin 2x upon 2 plus c। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ये जो पहला एग्जांपल दे रखा है, इसमें जो इन्होंने बोला है ना कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसका मतलब ये है कि वो ये समझना चाह रहे हैं, जो ये क्वेश्चन जिन्होंने लिखा है, जो ऑथर है जिन्होंने क्वेश्चन लिखा है, वो ये समझना चाह रहे हैं कि आप ये चीज समझ गए या नहीं समझे, कि हम अंदाजा लगाकर भी बता सकते हैं कि अच्छा ये इसका डिफरेंशियल ये है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये रहा होगा। मेरी बात समझ गए? हाँ जी, समझ गए सभी बच्चे? यस सर। इसके सर बाद बट देखिए, अगर ऐसा आ गया पेपर में तो हम यही ढूंढते रहेंगे। कोई ढूंढना नहीं है ना आपको, मैं वही तो बता रहा हूँ, आपको ढूंढना नहीं बस है, रफ में वो कर सकते आपको ढूंढने का नाटक करना है। जो आंसर है वो आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, लेकिन आपको ढूंढने का नाटक करना है कि हाँ मैंने ढूंढ कर निकाला। वही करा मैंने भी यहाँ।
यहाँ लिखना है एक लाइन, वी हैव टू लुक आउट फॉर अ फंक्शन whose differential is cos 2x, ये करना है, ये एक लाइन लिख देनी है। तो फिर लिख देना क्लियर के d by dx of this is equal to cos 2x। तो यस मैंने फाइंड आउट कर दिया इंस्पेक्शन से, कोई इंस्पेक्शन वगैरह कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, ठीक। हाँ तो जी, ये सर 1/2 cos 2x into 2 कैसे हुआ था? ये कैसे हुआ? मैं अगर sin 2x upon 2 जो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ फॉर्मूले से, मैं sin 2x upon 2 का अगर डिफरेंशियल लूंगा तो इसमें देखो 1 upon 2 तो कांस्टेंट है, 1 upon 2 को तो अलग कर लो, और sin 2x का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा? cos 2x, ठीक है। और 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा एज पर चेन रूल, तो 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा? सिर्फ cos 2x, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा आता भी नहीं है कभी एग्जाम में कि आप इंस्पेक्शन से बताइए, ये तो चैप्टर की जस्ट स्टार्टिंग है। तो वो जो बुक जिन्होंने लिखी है वो ये समझना चाह रहे हैं कि वो जो समझाना चाह रहे थे वो चीज आप समझे या नहीं समझे। बेसिकली तो क्वेश्चन आपसे सीधा फॉर्मूले वाले ही पूछे जाते हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड में ये बोल रहे हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, सॉरी 4x क्यूब। तो हम कहेंगे फिर से वही चीज, we have to look out for a function whose differential is 3x square, whose differential is 3x square plus 4x cube। क्या करना है? कुछ नहीं, इंटीग्रल करो चुपचाप कोने में, रफ वर्क में कर देना। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। दिखाई दे रहा है इस तरफ का? यस सर। ना, अब क्या करोगे? ये 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे रखो, x स्क्वायर में क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 एज इट इज, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस c। ये हमारा आंसर है, ये मुझे पता चल गया। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए कि क्लियरली, हाँ जी मैंने इंस्पेक्ट करके पता लगाया है कि क्लियरली d by dx of x cube प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, आप खुद देख लो कि x क्यूब और x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ही आएगा। ये आ गया मेरे पास, तो मैं बोलूंगा सो एंटी डेरिवेटिव। सर ये राइट हैंड साइड में जो आपने इंटीग्रेशन किया है ये कैसे हुआ? ये रफ वर्क है, तो धोखा देने के लिए कर रहा है, ये कुछ नहीं। इसमें देखिए क्या है कि जैसे ये 3 है तो 3 तो कांस्टेंट है, 3x स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है, तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो अलग रख दिया मैंने। x स्क्वायर का क्या हुआ? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि x क्यूब अपॉन 3। ऐसे ही 4 तो कांस्टेंट है, तो x की पावर 3, तो x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो x की पावर 4 अपॉन 4। बस। अच्छा, धोखेबाजी चल रही है। हाँ हाँ, वही चल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है ये सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर दिखाया कि नहीं, ये मैं इंस्पेक्शन से करता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, फिर भी हमने कहा चलिए कर लेते हैं, तो कर लीजिए इसको। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही इंटीग्रल होता है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इसका इंटीग्रल क्या होगा? x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस c। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो आज बस इतना ही करिए, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी के लिए कोई होमवर्क नहीं है, पहले थोड़ा सा करा लेते हैं, उसके बाद होमवर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।